हेलो स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BHTC 10 कोड के आपके बी ऑनर्स हिंदी के आपके जो जून का भी क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में आपके यहाँ पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपका क्या है, आपका टॉपिक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक हमें पूरा बताना है। इसे 5 क्वेश्चन वही आपका सेम 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि अपभ्रंश के उद्भव और विकास का परिचय दीजिए। कि अपभ्रंश के जो है उसका उद्भव कैसा हुआ और विकास कैसा हुआ है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो ध्यान दीजिए कि अपभ्रंश एक प्राचीन भाषा है जो संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से विकसित हुई थी। यह भाषा प्राचीन भारत में व्यापक रूप से बोली जाती थी और इसका उपयोग साहित्य, कविता और धर्म ग्रंथों में किया जाता था। अपभ्रंश के उद्भव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। पहले उद्भव कैसे हुआ। अपभ्रंश का उद्भव संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से हुआ था। यह भाषा प्राचीन भारत में व्यापक रूप से बोली जाती थी और इसका उपयोग साहित्य, कविता और धर्म ग्रंथों में किया जाता था। विकास कैसे हुआ। इसका विकास कई चरणों में हुआ था। इस भाषा का विकास प्राचीन भारत में हुआ था जहां यह भाषा व्यापक रूप से बोली जाती थी। इस भाषा का विकास संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से होता और इसका उपयोग साहित्य, कविता और धर्म ग्रंथों में किया जाता है। अब विकास के कुछ महत्वपूर्ण चरण भी है आपका। देखो, आपका पहला क्या है, आपका प्राचीन अपभ्रंश। ये प्राचीन रूप से है, सबसे प्राचीन है, जो संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से विकसित हुआ था। मध्य अपभ्रंश जो आपका प्राचीन अपभ्रंश से विकसित हुआ था आगे, और आधुनिक जो आपका आधुनिक रूप से हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण आपके कारक भी हैं। संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं का प्रभाव। अपभ्रंश का विकास संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से हुआ था। अपभ्रंश का विकास प्राचीन भारतीय संस्कृति में हुआ था और इसका उपयोग साहित्य और कविता में किया जाता है। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण भाषा है जिसका विकास संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से हुआ था। इसका उपयोग साहित्य, कविता और धर्म ग्रंथों में किया जाता है। आपका मैंने पॉइंट लिखे, पॉइंट को आपको पूरी डिटेल में बताना है और ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम 300-400 शब्द लिख सके। दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया है वो आपका है कि आदिकालीन जो आपका धर्म है एवं सांस्कृतिक जो आपका यह है, आदिकालीन एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाली। पहला हो गया आपका। अब दूसरा आपका क्या है, आदिकालीन धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो आपका क्या कहता है, आदिकालीन धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालने से पहले आइए आदिकालीन के बारे में जानते हैं। आदिकालीन प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण युग था जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। इस युग में भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का विकास हुआ था। अब आइए इस पर प्रकाश डालते हैं कि किस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थिति थी। पहला धार्मिक परिस्थिति आपका वैदिक धर्म था। दूसरा देवताओं की पूजा की जाती थी और तीसरा यज्ञ और हवन। इसके बारे में आप पूरा खोल के कितना सारा बना के लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सांस्कृतिक परिवर्तन ग्रामीण समाज था आपका, जो गांव वगैरह में रहते थे, कृषि पशुपालन वगैरह करते थे। पारिवारिक जीवन के सब परिवार एक साथ रहते थे, एक दूसरे की देखभाल करते थे। कला और संस्कृति जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, ये सब क्या कला संस्कृति। इन बातों से स्पष्ट होता है कि आदिकालीन धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में वैदिक धर्म, देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ और हवन, ग्रामीण समाज, पारिवारिक जीवन और कला के और संस्कृति का विकास शामिल था। थर्ड क्वेश्चन आपका जो तीसरा प्रश्न है वो आपका है आदिकालीन धर्म संबंधी साहित्य का विवेचन कीजिए। मतलब आदिकालीन धर्म जो है उसका साहित्य का पूरा विवेचन करना है आपका तीसरा। तो तीसरा आंसर क्या कहता है, आदिकालीन धर्म संबंधी साहित्य का विवेचन करने से पहले आदिकालीन के बारे में जानिए। जो अभी बताया था पीछे वाले आंसर में कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक था। इसमें समाज, संस्कृति और धर्म का विकास हुआ। अब आपका विवेचन करते हैं। जैसे प्रमुख ग्रंथ थे कुछ, जैसे वेद थे। वेद से में जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद थे, इसमें वेदांत के सिद्धांतों का निर्णय किया जाता है। पुराण आपका जो कुछ हमारे हिंदू धर्म देवताओं के पुराण है, जैसे स्मृति है, कुछ आपके नैतिक और धार्मिक नियमों का वर्णन किया जाता है। कुछ विशेषताएं जैसे वेदांत के सिद्धांतों का वर्णन, देवता और अवतारों का वर्णन किया गया है इसमें पूरा। नैतिक और धार्मिक नियमों का कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना धर्म के अनुसार वो। और पौराणिक कथाएं, जो आपकी कथाएं होती हैं, जो पुरानी कथा महाभारत की आपकी, ठीक है, जैसे तो पौराणिक कथाओं का वर्णन, इसमें आपको पूरा डिटेल में इसको भी बताना है आपका। और नेक्स्ट आपका प्रश्न हमने क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका। चौथा क्वेश्चन है आपका ज्ञानाश्री भक्ति काव्य के दर्शन आधार पर प्रकाश डालिए। क्या कहता है, ज्ञानाश्री भक्ति काव्य एक प्रकार की भक्ति काव्य जो ज्ञान और भक्ति के संयोजन पर आधारित है। यह काव्य प्राचीन भारतीय दर्शन और साहित्य की परंपरा में आता है। ज्ञानाश्री भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार पर प्रकाश डालने से पहले आइए इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे ज्ञान और भक्ति का संयोजन, आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति की भावना।
कुछ दार्शनिक आधार हैं आपके, जैसे वेदांत दर्शन, आदित्यवाद, भक्ति योग, आपको कुछ आपके हैं। इसके अलावा कुछ आपके प्रमुख कवि थे ज्ञानाश्री भक्ति काव्य में, जैसे शंकराचार्य, इन्हें एक प्रमुख कवि माना जाता है। दूसरा आपका रामानुजाचार्य और तीसरा आपका माधवाचार्य। ठीक है, इन बातों से स्पष्ट होता है कि ज्ञानाश्री भक्ति काव्य एक प्रकार की भक्ति काव्य है जो ज्ञान और भक्ति के संयोजन पर आधारित है। इसके दार्शनिक आधार वेदांत दर्शन, अध्यात्मवाद और भक्ति योग है। अगला प्रश्न आपका आता है पांचवा, हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। सगुण राम काव्य परंपरा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें भगवान राम की कथा को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। यह परंपरा हिंदी साहित्य आदिकाल से लेकर मध्यकाल तक विकसित हुई। सगुण राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचना जैसे भूषण थे, इन्होंने आपके राम काव्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया है आपका। दूसरा आपके तुलसीदास से, इनके बारे में बताना आपको। केशवदास के बारे में और अग्रदास के बारे में बताना है। इसका आपका सगुण राम काव्य परंपरा की विशेषताएं बतानी है। भगवान राम की कथा, भक्ति और प्रेम कैसा है, आध्यात्मिक ज्ञान और साहित्यिक शैली के बारे में आपको बताना है। आध्यात्मिक शैली का मतलब जिसमें कविता, गीत और नाटक शामिल है। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सगुण राम काव्य परंपरा हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धारा है जिसमें भगवान राम की कथा को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। आपका ये पांचों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दी हैं शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल में आपको अपने आप लिखने हैं। पूरे अच्छे से आपको मैंने बता दिया पॉइंट किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये वाला BHDSC 101 का प्रश्न पत्र जो आपको 2024 का था यही खत्म होता है। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।